हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ रिचा। आज हम कक्षा 10वीं मैथ्स अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पार्ट 3 में हम प्रश्न क्रमांक 14 से प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो प्रश्न है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो आप देखिए, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब होगी? या तो वो 2 व 5 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हो और 5 से विभाजित हो रही हो, ठीक है ना, तभी वो क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी। तो आइए देखते हैं ये हो सकता है या नहीं। क्या हुआ है, संख्या क्या है, दिया है संख्या 6 टू द पावर n। क्या है संख्या 6 टू द पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? 1 2 3 4 5 ये सब होती है ना, संख्या है। ये लिख दीजिए, ये प्रश्न में ही है, प्रश्न में ही दिया है, इतना तो बनेगा। अब इसको 6 के गुणनखंड बताओ क्या होते हैं, 2 तिया 6 लिख सकते हैं, इस अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 गुणित 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, और घात लगी है तो ऐसे लगा दीजिए, है ना। तो क्या इसमें 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे संख्या, किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है कि संख्या 2 व 5 से विभाज्य हो, ठीक है ना। किससे विभाज्य होना चाहिए? 2 से भी और 5 से भी। लेकिन ये केवल किससे होगा? 2 बस से होगा, 5 से तो नहीं होगा, 5 से भी होना चाहिए। तो 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इकाई अंक क्या मिल जाएगा? शून्य मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 व 5 से विभाज्य हो, किंतु संख्या 6 टू द पावर n 5 से विभाज्य नहीं है। अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसके लिए 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त हो, ठीक है ना। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप इसको और सरल करके लिख सकते हैं, इतना तो आपसे बन जाएगा। आप ये लिख दीजिए कि 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होगा यदि वह 2 व 5 से विभाज्य हो, किंतु 6 टू द पावर n 5 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, चाहे n का मान कुछ भी हो। इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। संख्या 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? तो संख्याएं क्या दी हुई हैं? 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। चलो, इसमें कॉमन क्या है? देखो, दोनों में 2 पद हो गए ना, कॉमन क्या है? 13, तो ये ले लिए। तो 13 कॉमन है, तो क्या बचेगा? 7 गुणित 11 गुणित 1 धन, यहां से भी 13 कॉमन, तो 1, ये धन लगाना मत भूलो। 13 11 7 77, 77 एकम 77 धन 1, तो क्या हो गया? 13 गुणित 78। अब ये संख्या बताओ किस किस से विभाज्य है? ये पूरी एक संख्या कहलाई ना, गुणा मत करो, ऐसे ही लिख दो। ये 2 का भाग भी चला जाएगा, ठीक है ना, 13 का भाग भी चला जाएगा, 6 का भाग भी चला जाएगा। और भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। या वे संख्याएं जिन्हें क्या कर सकते हैं हम? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। तो कर पा रहे हैं ना।
तो ये एक भाज्य संख्या हुई। अब अगला दिया हुआ है इसी में 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। चलो इन दोनों में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी, तो 5 कॉमन। तो क्या हो गया 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित, नहीं 5 एकम 5, एक हो जाएगा, ये ध्यान से करिए, गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2, एक तो एक ही हो जाएगा, धन 5 एकम 5, ये कॉमन, तो 5। अब इसमें गुणा करेंगे 7 6 42 है ना, या ऐसे कर लीजिए 3 दूनी 6, 6 चौके 24, इनका आपस में गुणा कर लीजिए 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 है ना, तो कितना आएगा 1008 और धन 1। ये नहीं कि इसको भूल जाओ, तो कितना जोड़ेंगे, कितना आ गया 1009। ये भी क्या हो गई, अब इससे भी ये 5 का भाग भी चला जाएगा, 1009 का भी चला जाएगा, है ना। तो लिख देना अतः क्या पूछा, व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो लिखोगे दी गई संख्याओं क्या है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 व 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। आपसे ये नहीं बन रहा तो आप इसको और सरल करके लिख लीजिए, है ना। ये लिख लीजिए कि दी गई संख्याएं दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाज्य है ना, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्याएं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। एपी 8 3 ऋण 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या दी हुई है एपी। सबसे पहले ये लिखो, प्रश्न सही लिखो, 8 3 - 2 है ना। अब 22 पदों का योग बोल रहा है, ये नहीं कि nवा पद है, तो पद बोल रहा है ना 22 पद, तो n का मान क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक। ये आप मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो गया 8, d का मान क्या हो गया, बाद वाले में से पहले को, बाद वाला 3, उसके पहले वाला ठीक कौन है 8, ये हो गया। तो 8 में से 3 गए 5, बड़ी संख्या काय की, ऋण की, ये भूल जाते हैं, ये ध्यान से लगाइए। अब n का मान कितना है, n का मान 22 पदों का योग बोल रहा है, मतलब पद 22 पद आने, पदों की संख्या n कितनी हो गई 22। क्या निकालना है, योग, तो SN बराबर ज्ञात करना है, सम ऑफ n पदों का योग। तो n का मान क्या है 22, ठीक है ना। तो SN बराबर, सूत्र लिखो, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये आपको याद होना चाहिए। तो n का मान क्या है 22/2, 2a का मान 8 प्लस n का मान 22 ऋण 1, d का मान ऋण 5, ठीक। आपको ऋण से डर लगता है, आप ऋण कोष्टक लगा लीजिए। चलो 2 एकम 2, 2 11 22, 11 2 8 16 धन। अब ये नहीं कि इसी को करने, पहले कोष्टक को हल कर लो, 22 में से 1 गए 21 ऋण 5, तो 11 16। तो देखो इसका गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ऋण, ये हो गया। तो 11 धन ऋण 105, ठीक। क्या आएगा, घटाएंगे तो घटाओ 8, बड़ी संख्या काय की है, ऋण की, 89 आएगा, है ना। तो ये तो आपसे बन जाएगा घटाते। अब गुणा करिए इसका, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11 9 99, ठीक है ना।
9 बचा, 11 8 88, तो क्या आ जाएगा 979 ऋण। यही क्या हो जाएगा आंसर, n का मान 22 था, ये लिख दिए। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग लिखिए। n धन पूर्णांक मतलब कितने पूर्णांक को कितने हैं, nवां पद क्या है n ही है, अंतिम पद जो है वो क्या है n ही है। n धन पूर्णांकों का योग, गिनती तो दी नहीं है, n पूर्णांकों का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या AP क्या बनेगी इसकी, 1 2 3, ये हो गया n धन पूर्णांक मतलब अंतिम पद क्या हो गया n हो गया। A बराबर 1, D बराबर 2 ऋण 1, कितना हो गया 1। अंतिम पद an, इसी को L भी बोलते हैं, है ना, ये क्या है n। ठीक, अब पदों की संख्या भी कितनी है, पदों की संख्या भी n ही रहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब ये दिया हुआ है तो Sn बराबर ज्ञात करना है। तो Sn जब अपन को अंतिम पद दिया है, ज्यादा तो कुछ नहीं करना, अंतिम पद वाला सूत्र लगा लो। Sn बराबर n/2 A प्लस L, है ना। तो n का मान कितना है, n पदों की संख्या वही कहलाएगी n। A का मान A का मान कितना है 1, L का मान कितना है n, तो क्या हो गया n+1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n+1, और यह क्या है n/2, तो यही आंसर हो गया। तो n पदों का योग क्या होता है n+1/2, आप ऐसा लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ये याद भी होना चाहिए n+1/2। यदि कोई रेखा DE, ये है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है तथा भुजा BC के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, लिख लीजिए, क्या दिया है, DE भुजा BC के समांतर है, ये दिया है ना, तो DE समांतर ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC, ये है रेखा DE BC के क्या है समांतर, तो DE समांतर है BC के। ठीक, अब ये हो गया। हम क्या जानते हैं थेल्स के प्रमेय से, DE त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC को D और E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो प्रतिच्छेद करता है, तो हम थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, क्या जानते हैं, त्रिभुज ABC में AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इतना तो जानते हैं। ये किससे, थेल्स प्रमेय से, या लिख दीजिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। सिद्ध क्या करना है, ये दिया हुआ है AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ठीक, चलिए उपपत्ति करते हैं। त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर PC। ठीक, ये दिया हुआ है। अब AD बटे DB बराबर AE बटे EC, किससे, थेल्स प्रमेय से, यह दिया है लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से। ठीक, ये तो आपसे बन जाएगा, ये प्रश्न में ही लिखा है, नहीं बनता तो आप सीधे डायरेक्ट यहीं से शुरू कर दीजिए प्रश्न। ठीक, यहाँ से भी कर देंगे हल डाल के, तो ये भी हो जाएगा। अब हमको क्या लाना है, AD बटे AB लाना है। ठीक, तो AD बटे AB
तो AD तो चाहिए है, तो इस AD को हमें DB नहीं चाहिए, तो इसको पलटा दो सबसे पहले। DB बटे AD बराबर EC बटे AE, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए, DB बटे AD धन 1 बराबर EC बटे AE धन 1। क्या हो जाएगा? DB LCM तो AD आएगा ना, तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? धन AD बराबर AE EC धन AE। क्या हो जाएगा? अब देखो ये चित्र, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो, ये एक सीधी लाइन है, ये आया है AD धन DB, ठीक। तो AD धन DB आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आगे पीछे करके, वही चीज है ना। AD बराबर AE धन EC बटे AE, ठीक। अब AD धन DB, ये देखिए चित्र में AD धन DB क्या बन जाएगा? AB बटे AD, और AE धन EC पूरी भुजा क्या बन जाएगी? AC बटे AE। पलटा दो, क्या लाना है? AD बटे AB बराबर AE बटे AC। क्या हो जाएगा? यही सिद्ध करना था। ये आ गया, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको थेल्स प्रमेय लगाना है, 1 जोड़ना है और पूरी भुजा मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। S बटे SQ बराबर PT बटे TR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है तो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, या तो कोण बराबर हो जाए, और जब समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यदि ऐसा हो जाएगा तो वो समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR। चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। PQR ये क्या है? ST, ठीक। अब और जब PS बटे SQ है और PT बटे TR, तो ST समांतर क्या हो जाएगा? QR के। ST समांतर QR है ना। हमने पढ़ा है ना थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो क्या होते हैं? ये जो तीसरी ये क्या होती हैं? ये जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वो तीसरी भुजा के क्या होती हैं? समांतर होती हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से। विलोम से, ठीक। ये हो गया। अब क्या दिया हुआ है? कोण P, अच्छा नहीं, ये देखो जब ये समांतर है तो इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण PST बराबर कोण क्या हो जाएगा? PQR। ये इसका संगत कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। ये देखिए जब दो समांतर, तो संगत कोण एक और बने, अंतः कोण एक और बने, ये इसका संगत कोण, वैसे ये इसका संगत कोण कहलाएगा, ये वाला। तो कोण, जहाँ कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं, तो कोण PST बराबर कोण क्या हो जाएगा? PQR, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समीकरण नंबर 1। और क्या दिया हुआ है? कोण PST बराबर कोण PRQ, ये क्या है? दिया है। समीकरण नंबर 2। ये देखो जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है तो राइट भी क्या होंगे? बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से ये बराबर है तो ये भी क्या बराबर होंगे? कोण PQR बराबर कोण PRQ, ठीक। जब ये बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? कोण PQR बराबर कोण PRQ,
और जब कोण बराबर है तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पी क्यू आर की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, पी आर, और पी क्यू आर की सम्मुख पी आर क्यू की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, पी क्यू। ठीक है ना। तो लिखेंगे समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जब ये बराबर हो गई, अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आ गया। प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए जिससे आप वार्षिक परीक्षा में पास हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।